बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे NBF क्लास 10 न्यू सिलेबस 2026 चैप्टर 12 बेसिक स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 12.4। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इस एक्सरसाइज में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ मेन कंसेप्ट्स जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्लास 9 में भी आपने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा, वहाँ भी उसका वही फार्मूला था जो यहाँ यूज़ होगा। प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आउटकम्स क्या होते हैं? इनको इवेंट्स भी कहते हैं। सपोज एक डाइस को रोल किया तो 1 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं और 6 भी आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं जिसके बारे में प्रोबेबिलिटी पूछ रही हूँ। सपोज वो कहते हैं कि एक दफ़ा डाइस को रोल किया तो 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है या 1 आने के कितने चांसेस हैं। तो बेसिकली कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा हो उसके अंदर कोई भी इवेंट कितनी दफ़ा अक्कर हो रहा है उसको कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब 1 आने के कितने चांसेस हैं? इसका 1 ही चांस है ना, जाहिर बात है। एक दफ़ा डाइस को रोल किया तो 1 आने का चांस एक ही है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे? ये टोटल नंबर्स होते हैं। दिस इज 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इक्वल्स टू 1/6। इसी तरह से अगर आपसे पूछें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, एक दफ़ा डाइस को रोल किया 2 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं या 6 आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं? 1, 2, 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इक्वल्स टू 3। और टोटल आउटकम्स कितनी है या इसको सैम्पल स्पेस भी कहते हैं। टोटल आउटकम्स हैं 6, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर के ऑड नंबर आने के कितने चांसेस हैं। ऑड नंबर कौन से हैं? 1, 3 और 5। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1, 2, 3। और उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 6, तो इसका आंसर भी होगा 1/2। इसके अलावा आपने पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यूज़ होती हैं ना, या तो प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 आते हैं या फिर इसका आंसर 1 आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी लेस देन 0 आ जाए या ग्रेटर देन 1 आ जाए। 0 और 1 के बीच में ही आंसर आएगा। जिन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 आती है उनको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स, यानी ऐसे इवेंट्स जिनके बारे में श्योर हो कि ये अकर नहीं हो सकते। जैसे कि लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि मार्च के बाद मई आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है या मार्च के बाद फरवरी आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो हमें पता है कि मार्च के बाद अप्रैल ही आता है, तो वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि रात के बाद दोबारा रात आ जाए तो वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है। कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि दिन में सूरज का निकलना, तो वो एक सर्टन इवेंट है, यानी कि उसके बारे में हमें श्योर है कि वो अकर होगा। या अगर मैं कहूँ कि दिन के बाद रात, तो जाहिर बात है दिन के बाद रात आएगी। इसी तरह से रात के बाद दिन आएगा, तो इनकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। और ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है इसको सर्टेन इवेंट्स कहते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ना वो आपसे MCQs में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं वो आपसे। अब 0 और 1 के बिल्कुल दरमियान में कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.5। जिन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0.5 आ जाए उनको कहते हैं इक्वली लाइकली, यानी जिनके आने या ना आने के बराबर चांसेस हों। जैसे कि हमने डाइस को रोल किया, अब इवन नंबर आने के कितने चांसेस हैं? 1/2। और इसी तरह से ऑड नंबर आने के भी चांसेस बराबर ही हैं। तो इन इवेंट्स को कहेंगे इक्वली लाइकली। इनकी प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है या फिर 1/2 होती है। जिन इवेंट्स के आने का बहुत कम चांस हो उनको कहते हैं अनलाइकली इवेंट्स, या इन अदर वर्ड्स जिनकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम हो और 0 से बड़ी हो, ऐसे इवेंट्स को कहते हैं अनलाइकली इवेंट्स। और ऐसे इवेंट्स जिनके अक्कर होने के ज़्यादा चांसेस हों, या इन अदर वर्ड्स उनकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, तो ऐसे इवेंट्स को कहते हैं लाइकली इवेंट्स। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, उसमें किसी भी रिजल्ट के आने के कितने चांसेस हैं, किसी भी चीज़ का होना, उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। उसके चांस को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। और वो जो रिजल्ट आ रहा है ना उसको इवेंट्स भी कह सकते हैं। जिस चीज़ के बारे में आपसे प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछ रहे होंगे उनको कहते हैं फेवरेबल आउटकम्स। और जो टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो होते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल सैम्पल स्पेस। अब क्लास 9 में भी आपने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा, क्लास 10
10 में भी आप प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस होगा, क्लास 9 में जो आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी उसमें सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट अकर हुआ होता था, यानी एक ही दफ़ा डाइस को रोल किया या एक ही दफ़ा कॉइन को टॉस किया या एक ही दफ़ा एक एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे। लेकिन अब जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे उसमें हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, 2 दफ़ा डाइस को रोल करेंगे या 2 से ज़्यादा दफ़ा, इसी तरह से कॉइन टॉस भी 1 से ज़्यादा दफ़ा होगा। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स किस तरह से फाइंड करते हैं, हम दोनों जो एक्सपेरिमेंट्स हुए होते हैं ना उनकी हम सैम्पल स्पेस फाइंड करते हैं। सपोज एक दफ़ा डाइस को रोल किया तो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। इसी तरह से दोबारा दूसरी दफ़ा डाइस को रोल किया तो दोबारा कितने सैम्पल स्पेस होंगे, 6। तो जो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस होंगे ना दोनों इवेंट्स के, वो किस तरह से आएंगे, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 6, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है ना वो इस केस में होंगे 36। इसी तरह से सपोज कॉइन को टॉस किया, पहली दफ़ा जो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस है यानी हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकती है, तो टोटल जो आउटकम्स हैं वो हैं 2। इसी तरह से दोबारा कॉइन को टॉस किया तो दोबारा जो टोटल आउटकम्स हैं या टोटल सैम्पल स्पेस है वो 2 आएगी। तो 2 दफ़ा कॉइन को टॉस करने के बाद टोटल सैम्पल स्पेस कितनी होगी, 2 × 2 = 4। और इसी तरह से अगर 3 दफ़ा कॉइन को टॉस किया तो इस केस में टोटल सैम्पल स्पेस कितनी होगी, 3 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो द आंसर इज 8। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें 2 इवेंट्स के बारे में आपको बताया गया होगा और उनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी और दरमियान में लिखा होगा और का मतलब होता है यूनियन या एडिशन। अब और जब भी होगा ना तो इवेंट्स के बारे में सिर्फ बीच में और लिखा होगा, आपने खुद से ही बताना है कि क्या वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से इवेंट्स होते हैं, ऐसे इवेंट्स के एक इवेंट के अकर होने से दूसरे इवेंट के अकर होने का चांस ख़त्म हो जाए, ऐसे इवेंट्स को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो सपोज आपने डाइस को रोल किया, अगर मैं कहूं कि इवन नंबर आने के कितने चांस हैं, तो इवन नंबर कौन से हैं, 2, 4, 6। इसी तरह से ऑड नंबर कौन से हैं, 1, 3 और 5। सपोज डाइस को रोल किया, 6 आ गया, तो 6 के आने से ऑड नंबर के आने का चांस ख़त्म हो गया। ऐसे नहीं हो सकता कि इवन नंबर भी आ जाए और एट द सेम टाइम ऑड नंबर भी आ जाए। तो इस केस में और का क्या फार्मूला होगा कि और बेसिकली होता है यूनियन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट्स यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किस तरह से फाइंड करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और दोनों को सिंपल हमने ऐड कर देना होगा। और म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं कि एक इवेंट के अकर होने से दूसरा इवेंट भी अकर हो जाए। सपोज अगर एक डाइस को रोल किया, ठीक है, तो 1 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, ठीक है। अब सपोज डाइस को रोल किया, एक इवेंट वो बता देते हैं गेटिंग इवन नंबर, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। बीच में लिखा हुआ है क्वेश्चन में सपोज और दूसरा कौन सा इवेंट है कि ग्रेटर देन 2 नंबर आ जाए। अब एक है इवन और एक है ग्रेटर देन 2। ऐसे भी हो सकता है ना कि 4 और 6 आ जाए। अगर मैं यहाँ लिख लूँ 4 और 6, तो 3 मैं यहाँ लिख लेती हूँ। इस तरह से ये इवेंट कुछ इस तरह से बनेगा कि देखें डाइस को रोल किया, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी आ सकता है। अब देखें एक इवेंट है कि इवन नंबर हो और दूसरा इवेंट है कि ग्रेटर देन 2 हो। अब आपने डाइस को रोल किया, सपोज 4 आ गया। अब देखें ये इवन नंबर भी है और ये ग्रेटर देन 2 भी है, तो दोनों इवेंट्स एक साथ अक्कर हो गए। तो उस केस में हम कहेंगे कि ये कौन सा इवेंट है, म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट। इसी तरह से सपोज आपने डाइस को रोल किया, 3 भी आ सकता है वैसे तो, 5 भी आ सकता है, लेकिन सपोज के 6 आ गया। अब देखें जो 6 है ये इवन भी है और ये ग्रेटर देन 2 भी है। वैसे तो 1 भी आ सकता है, लेकिन देखें 1 जो है वो तो इन दोनों इवेंट्स का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि एक इवेंट कौन सा है कि इवन होना चाहिए, 2, 4, 6 होना चाहिए, और दूसरा है कि ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो दूसरे में देखें ग्रेटर देन 2 कौन कौन से इवेंट्स हैं, 3, 4, 5 और 6। तो इन दोनों इवेंट्स में जो कॉमन है ना वो है 4 और 6। तो इस केस में भी हमने ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ही फाइंड करनी है। तो इस केस में क्या फार्मूला होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस करेंगे इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इन अदर वर्ड्स अगर आप देखें तो यहाँ इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करें हैं ना, चूंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इस केस में फाइंड करेंगे तो ये वाली जो टर्म होगी ना ये तो 0 हो जाएगी, बाकी तो यही वाली टर्म रह जाएगी। और इस केस में देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 2, 4 और 6,
और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, ये वाला पूरा इवेंट, यानी कि 3, 4, 5 और 6। और इसमें से हमने माइनस करने हैं जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन कौन से है, 4 और 6। तो 4 और 6 को अगर हम माइनस करें तो देखें 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये जो नंबर्स है ना, ये अब एक एक दफ़ा आ जाएंगे। तो बेसिकली जब भी कुछ कॉमन होगा ना, तो हमने इंटरसेक्शन वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों में से हमने माइनस करनी होगी। अब आ जाते हैं, अगर क्वेश्चन में 2 इवेंट्स गिवन हो और बीच में लिखा हो एंड। इस केस में भी आपने ये देखना है कि दोनों इवेंट्स जो अकर हो रहे हैं, क्या वो डिपेंडेंट इवेंट्स हैं या क्या वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। डिपेंडेंट इवेंट्स में एंड का और फार्मूला है और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए एंड का कोई और फार्मूला है। अब ये डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, सपोज़ कोई पार्टी हो रही है और उसमें सपोज़ कोई बर्थडे पार्टी है, उसमें बच्चों से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और हर बच्चा जो सही आंसर करेगा उसको एक चॉकलेट दे रहे हैं। अब एक बॉक्स है जिसके अंदर सारी चॉकलेट्स हैं, सपोज़ उसके अंदर 10 वाइट चॉकलेट्स हैं और 5 ब्लैक चॉकलेट्स हैं। अब सपोज पहला बच्चा जो आंसर देता है ठीक, उसने कोई चॉकलेट पिक की इस बॉक्स में से। अब वो पूछते हैं कि वाइट चॉकलेट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हैं 10, क्योंकि टोटल वाइट चॉकलेट्स 10 हैं और टोटल चॉकलेट्स या टोटल आउटकम्स या टोटल सैम्पल स्पेस कितनी है, 15। इसका आंसर आ जाएगा 2/3। इसी तरह से सपोज अगर वो कहते हैं कि पहली चॉकलेट अगर ब्लैक चॉकलेट निकली, किसी भी बच्चे ने अगर पिक की चॉकलेट और वो ब्लैक चॉकलेट आई, तो ब्लैक चॉकलेट होने के कितने चांसेस हैं। तो टोटल ब्लैक चॉकलेट्स कितनी हैं, 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5 होंगे और टोटल चॉकलेट्स या टोटल आउटकम्स या टोटल सैम्पल स्पेस कितनी है, 15। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। अब सपोज पहले बच्चे ने जो चॉकलेट उठाई ना, सपोज वो वाइट चॉकलेट थी, ठीक है, वो उसने उठा ली। दूसरे बच्चे से क्वेश्चन पूछा, वो भी उसने भी ठीक आंसर दिया। अब उसको दोबारा कहते हैं कि आप भी इस बॉक्स में से एक चॉकलेट उठा लो। उसने जो चॉकलेट उठाई वो ब्लैक चॉकलेट है सपोज, तो ब्लैक चॉकलेट आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक चॉकलेट गिवन वाइट, यानी कि ब्लैक चॉकलेट की हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है जबकि एक वाइट चॉकलेट इस डब्बे में से निकल चुकी है। तो अब ना इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि देखें अब जो ब्लैक चॉकलेट्स हैं वो कितनी हैं, टोटल 5। टोटल वाइट चॉकलेट्स अब 9 हैं, तो 9 + 5 इक्वल होगा 14 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक चॉकलेट गिवन वाइट चॉकलेट इक्वल होगा 5/14। अब वाइट चॉकलेट निकालने से ब्लैक चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी चेंज होगी। वैसे तो ब्लैक चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी 1/3 आनी थी, लेकिन देखें पहले वाली चॉकलेट वाइट निकली है, ब्लैक पे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वाइट चॉकलेट के निकलने से ब्लैक चॉकलेट की प्रोबेबिलिटी भी चेंज होगी। एक के अक्कर होने से दूसरी की प्रोबेबिलिटी पे भी असर पड़े, तो ऐसे इवेंट्स को कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। और ऐसे इवेंट्स के एक के अक्कर होने से दूसरी की प्रोबेबिलिटी पे कोई असर ना पड़े, ऐसे इवेंट्स को कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। डेक ऑफ कार्ड्स हैं, ठीक है, तो उसमें कितने टोटल कार्ड्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इक्वल होती है 52 के। एक कार्ड उठाया, सपोज वो है किंग, तो किंग आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इक्वल होगा टोटल किंग वाले कार्ड्स 4 होते हैं ना, तो 4/52 हो जाएगा, क्योंकि टोटल सैम्पल स्पेस है 52। अब सपोज वो कार्ड दोबारा उन कार्ड्स में वापस रख देते हैं और दोबारा से एक कार्ड बच्चे ने पिक करने हैं। अब चूंकि वो कार्ड दोबारा पहले वाले कार्ड्स के अंदर रख दिया ना, तो अब जो प्रोबेबिलिटी होगी, सपोज वो दूसरे वाला जो कार्ड बच्चे ने निकाला, सपोज वो क्वीन निकला, या वो पूछते हैं कि क्वीन वाला कार्ड निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो वो भी 4/52 आएगी। लेकिन अगर पहले वाले बच्चे ने अपने पास ही कार्ड रखा, उसने बाकी कार्ड्स के अंदर नहीं वो वाला कार्ड रिप्लेस नहीं किया किंग वाला कार्ड, तो फिर जो क्वीन है उसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 4/51, क्योंकि एक कार्ड इसमें से निकल चुके हैं, पहले वाले बच्चे ने निकाल लिया है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। इस केस में जब प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगा ना, तो उसको कहते हैं Q गिवन के प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन गिवन के जो है ना किंग, वो ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो इस वाले इवेंट को कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट, जो एक के अक्कर होने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी भी चेंज हो जाए, ऐसे इवेंट्स को कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। और ऐसे इवेंट्स जिनके अक्कर होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिस्टर्ब ना हो, वो सेम रहे, तो ऐसे इवेंट्स को कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट्स में अगर एंड आ रहा होगा 2 इवेंट्स के बीच में, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ये फाइंड करने का फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A।
और अगर तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। Question number 1 is Musab picked a card randomly from a box containing cards bearing numbers 1, 2 and 3। एक बॉक्स है जिसके अंदर कार्ड्स हैं और उन कार्ड्स के ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं 1, 2 एंड 3। मुसाब उस बॉक्स में से ना एक कार्ड पिक करते हैं। सपोज एक दफ़ा कार्ड पिक किया तो एक एक्सपेरिमेंट हो गया, तो टोटल जो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसिस है ना वो कितनी होंगी 3। अब दोबारा ही देन रिप्लेस्ड एंड पिक्ड एन अदर आफ्टर वेल शफलिंग। वो उस कार्ड को ना जो उसने निकाला है उसको दोबारा उस बॉक्स में रख देते हैं, फिर उन कार्ड्स को वो मिक्स करते हैं, वेल शफल करते हैं और फिर दोबारा उसमें से एक और कार्ड निकालते हैं। अब ये दूसरा उसने एक्सपेरिमेंट किया है, दोबारा जो कार्ड निकाला क्योंकि उसने वो कार्ड दोबारा रिप्लेस कर दिया, अब दोबारा से उस बॉक्स के अंदर 3 कार्ड्स हो गए 1, 2 और 3। तो दोबारा जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें जो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसिस हैं वो भी 3 होंगी। ही फाउंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ही गॉट इन 2 ट्रायल्स। जो 2 एक्सपेरिमेंट्स उसने किए ना उसमें वो उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जो उसके कार्ड्स निकले। सपोज पहली दफ़ा जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें जो उसने कार्ड निकाला उसके ऊपर 1 लिखा हुआ था और उस 1 वाले कार्ड को दोबारा उसने बॉक्स में डाल दिया, रिप्लेस कर दिया और फिर दोबारा से जो उसने कार्ड निकाला ना उसके ऊपर सपोज लिखा हुआ था 2। अब इन दोनों का उसने प्रोडक्ट फाइंड किया। ड्रॉ दी पॉसिबिलिटी डायग्राम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले तो हमने इस एक्सपेरिमेंट की पॉसिबिलिटी डायग्राम ड्रॉ करनी है कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं एंड देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्रोडक्ट। और उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ये जो उसने प्रोडक्ट फाइंड किया ना ये इवन प्रोडक्ट हो। देखें इस केस में भी 2 into 1 आंसर इज 2, तो ये एक इवन प्रोडक्ट है। कार्ड्स कितने हैं 1, 2 और 3। ठीक है, पहली दफ़ा उसने एक्सपेरिमेंट किया, सपोज 1 कार्ड आ गया। अब सपोज दूसरी दफ़ा दोबारा जो उसने कार्ड उठाने हैं ना उसमें 3 चांसेस हो सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। सपोज पहली दफ़ा जो उसने कार्ड निकाला उस पर 2 लिखा हुआ था। ठीक है, सपोज ये वाला कार्ड उसने पिक किया, अब उसने कार्ड ना दोबारा रिप्लेस कर दिया, उस बॉक्स में दोबारा से 3 कार्ड्स हो गए 1, 2 और 3। अब दोबारा जो उसने सेकंड ट्रायल में कार्ड उठाया वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अब सपोज अगेन पहली दफ़ा जो उसने कार्ड उठाया वो 3 वाला कार्ड था। ठीक है, 3 वाला कार्ड निकाल लिया, अब 3 वाला कार्ड उसने दोबारा से रिप्लेस कर दिया। अब दोबारा उसने जो कार्ड उठाना है उसमें अगेन 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकते हैं। बेसिकली ये जो मैंने ड्रॉ किया ना इसको कहते हैं ट्री डायग्राम। अब देखें यहाँ कितने आउटकम्स आ रहे हैं 1 और 1, एक ये ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, यानी पहली दफ़ा भी 1 पिक किया, दूसरी दफ़ा भी 1 पिक किया, या 1 के साथ पहली दफ़ा 1 पिक किया, दूसरी दफ़ा 2 आ गया, या पहली दफ़ा 1 आ गया, दूसरी दफ़ा 3 आ गया, या पहली दफ़ा 2 आया तो 2 के साथ भी 1 आ सकते हैं, या 2 के साथ दूसरी दफ़ा 2 आ सकते हैं, या 2 के साथ दूसरी दफ़ा 3 आ सकते हैं। इसी तरह सपोज पहली दफ़ा जो कार्ड उठाया वो 3 था तो 3 के साथ 1 भी आ सकते हैं, इसी तरह 3 के साथ 2 भी आ सकते हैं और इसी तरह 3 के साथ 3 भी आ सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये इसका फार्मूला है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 2 ट्रायल्स हुए हैं यानी कि 2 दफ़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है। ठीक है, पहली दफ़ा एक्सपेरिमेंट में टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 3 थी, दूसरी दफ़ा भी 3 है, तो इस केस में टोटल आउटकम्स कितने होंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 3 इज़ 9। वैसे भी देखें यहाँ कितने इवेंट्स हो रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर आप इस पर गौर करें तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है, जिस तरह से आप 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते थे ना क्लास 9 में, तो ये भी कुछ उसी तरह के ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ हमने इसकी पॉसिबिलिटी डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करनी है कि यहाँ आप लिखेंगे फर्स्ट ट्रायल और यहाँ लिखेंगे सेकंड ट्रायल। फर्स्ट ट्रायल में कितने कार्ड्स हैं हमारे पास, 3 कार्ड्स हैं 1, 2 और 3। और सेकंड ट्रायल में भी आपके पास कितने कार्ड्स हैं, यहाँ भी आप लिखेंगे 1, 2 और 3। और बेसिकली हमने इनका क्या फाइंड करने हैं, प्रोडक्ट, इस तरह से। तो यहाँ
प्रोडक्ट का साइन डालेंगे। अब अगर पहले कार्ड में पहली दफ़ा जो उसने कार्ड पिक किया, सपोज उस पर 1 लिखा हुआ था, और दूसरी दफ़ा जो उसने कार्ड पिक किया वो 1 आ गया, तो 1 इंटू 1 इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 1। इसी तरह सपोज पहली दफ़ा कार्ड जो पिक किया वो 1 था, दूसरी दफ़ा जो कार्ड पिक किया उस पर 2 लिखा हुआ था, तो 1 इंटू 2 इज़ 2। इसी तरह सपोज पहली दफ़ा जो कार्ड पिक किया उस पर 1 लिखा हुआ था, और दूसरी दफ़ा जो कार्ड पिक किया उस पर 3 लिखा हुआ था, तो 1 इंटू 3 इज़ 3। इसी तरह सपोज पहली दफ़ा जो कार्ड पिक किया उस पर 2 लिखा था, लेकिन दूसरी दफ़ा जो पिक किया उस पर 1 लिखा था, तो 2 इंटू 1 इज़ 2। इसी तरह से 2 इंटू 2 इज़ 4, और इसी तरह से 2 इंटू 3 इज़ 6। इसी तरह से सपोज पहली दफ़ा जो कार्ड पिक किया उस पर 3 लिखा हुआ था, लेकिन 3 के साथ जो दूसरी दफ़ा कार्ड पिक किया उस पर 1 लिखा था, तो 3 इंटू 1, क्योंकि हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है ना, कहाँ लिखा हुआ है, ही फाउंड प्रोडक्ट। हमने 2 नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है जो उसने 2 ट्रायल्स में नंबर्स निकाले थे। सपोज पहली दफ़ा जो उसने नंबर निकाला पहले ट्रायल में वो है 3, दूसरे ट्रायल में जो नंबर निकाला वो है 1, तो 3 इंटू 1 इज़ 3। इसी तरह सपोज पहले ट्रायल में 3 निकला, और दूसरे ट्रायल में जो उसने कार्ड निकाला वो है 2, तो 3 इंटू 2 इज़ 6। और इसी तरह से सपोज पहले ट्रायल में 3 निकला, और दूसरे ट्रायल में जो कार्ड निकला उस पर 3 लिखा था, तो 3 इंटू 3 इज़ 9। ये तो हमने पॉसिबिलिटी डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ गेटिंग एन इवन प्रोडक्ट, के इवन प्रोडक्ट आंसर आ रहा हो। यहाँ भी देखें, इनको मल्टीप्लाई करें 1 आ रहा है, यहाँ इनको मल्टीप्लाई करें 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, 2 इंटू 2 4 आ रहा है, 2 इंटू 3 6 आ रहा है। हमने वो वाले इवेंट्स लेने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, इवन। तो 3 इंटू 1 3 आ रहा है, 3 इंटू 2 6 आ रहा है, और 3 इंटू 3 ये 9 है, ये इवन प्रोडक्ट नहीं है। तो 1 2 3 4 5 टोटल जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हैं 5। लेकिन हमने चूंकि यहाँ से देखने हैं तो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं, एक ये है इवन प्रोडक्ट, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। बाकी सब जो है ना वो ऑड प्रोडक्ट्स हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 9। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली ऑफ गेटिंग एन इवन प्रोडक्ट। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज आशाज फ्लिप्ड अ कॉइन थ्राइस। आशा ने 3 दफ़ा कॉइन टॉस किया है। ड्रॉ ट्री डायग्राम। सबसे पहले तो हमने ट्री डायग्राम ड्रॉ करनी है टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ट्रेल्स, और हमने बताना है कि 3 टेल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखें, ट्री डायग्राम तो उसी तरह से ड्रॉ होगी जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में ड्रॉ हुई है, लेकिन फर्स्ट जो सैम्पल स्पेस है वो कितनी आएगी। देखें, एक दफ़ा कॉइन टॉस किया तो 2 चीज़ें आ सकती हैं, 2 इवेंट्स अक्कर हो सकते हैं, या हेड या टेल। तो टोटल जो सैम्पल स्पेस है वो है 2। दूसरे इवेंट में भी सैम्पल स्पेस 2 होगी, और तीसरी दफ़ा कॉइन टॉस किया तो तीसरी दफ़ा भी सैम्पल स्पेस 2 होगी। तो टोटल जो सैम्पल स्पेस है वो कितनी होगी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो टोटल इवेंट्स है ना वो 8 होने चाहिए। अब यहाँ जो हमने कॉइन को 3 दफ़ा टॉस किया ना, तो इसकी ट्री डायग्राम किस तरह से बनेगी। फर्स्ट टाइम हमने कॉइन को टॉस करने हैं तो 2 इवेंट्स आ सकते हैं, या हेड आ सकते हैं या टेल आ सकती है। पहली दफ़ा हेड आया, अब दोबारा टॉस किया तो या हेड आ सकते हैं या टेल आ सकती है। और यहाँ भी सपोज पहली दफ़ा टॉस करने पे टेल आया, तो दोबारा से टॉस किया तो अगेन 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या हेड आ सकते हैं या टेल आ सकती है। ये दूसरी दफ़ा कॉइन टॉस हो गया, ठीक है। तीसरी दफ़ा कॉइन को टॉस किया, सपोज पहली दफ़ा कॉइन टॉस किया हेड आया, सपोज दूसरी दफ़ा कॉइन टॉस किया तो भी हेड आया। अब तीसरी दफ़ा टॉस करेंगे तो अगेन 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या हेड आएगा या टेल आएगी। सपोज पहली दफ़ा कॉइन टॉस करने पे हेड आया, दूसरी दफ़ा टॉस किया तो टेल आया। अब तीसरी दफ़ा टॉस करेंगे तो अगेन इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या हेड आएगा या टेल आएगी। और इसी तरह से सपोज पहली दफ़ा कॉइन टॉस किया टेल आई, दूसरी दफ़ा टॉस किया हेड आया। अब तीसरी दफ़ा टॉस करने हैं तो इसकी अगेन 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या हेड आएगा या टेल आएगी। और सपोज पहली दफ़ा कॉइन टॉस किया टेल आई, दूसरी दफ़ा टॉस किया टेल आई, तीसरी दफ़ा टॉस किया तो अगेन 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या हेड आएगा या टेल आएगी। तो ये हमने 3 दफ़ा कॉइन को टॉस करने की ट्री डायग्राम ड्रॉ कर दी। इसी तरह से अगर 4 दफ़ा टॉस करने की ट्री डायग्राम ड्रॉ करनी होती तो एक दफ़ा और हम इसी तरह से इन सब के आगे हेड और टेल लिख देते। अब देखें, पहली दफ़ा की कौन सा इवेंट बन रहा है, हेड हेड और हेड। दूसरी दफ़ा का हेड हेड टेल। तीसरी दफ़ा कौन सा इवेंट बन रहा है, हेड टेल हेड। चौथी दफ़ा हेड टेल टेल।
5वीं दफ़ा टेल हेड हेड। 6 टाइम कौन सा बन रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है, टेल हेड टेल। फिर कौन सा इवेंट बन रहा है, टेल टेल हेड। फिर कौन सा इवेंट बन रहा है, टेल टेल टेल। आप इनको काउंट करके चेक कर सकते हैं कि टोटल इवेंट्स 8 बन रहे हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मीन्स कि हमारी ट्री डायग्राम बिल्कुल ठीक ड्रॉ हुई है। ये तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ गेटिंग 3 टेल्स। तो देखें यहाँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, यानी नंबर ऑफ गेटिंग टेल्स ये है 1 और टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस कितने हैं 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स ये कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टेल्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल्स टू 1/8। सो दिस इज आवर आंसर। Question number 3 is a survey of 100 students showed that 40 like pizza, 45 like burgers। 100 स्टूडेंट्स पे सर्वे हुआ, यानी कि 100 स्टूडेंट्स से पूछा गया कि किन को पिज़्ज़ा और किन को बर्गर्स पसंद है। तो ये रिजल्ट आया कि 40 को पिज़्ज़ा पसंद है और 45 को बर्गर पसंद है। ड्रॉ वेन डायग्राम, सबसे पहले तो हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स लाइक ईदर पिज़्ज़ा और बर्गर्स, और हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि किन स्टूडेंट्स को पिज़्ज़ा या बर्गर पसंद है। प्रोबेबिलिटी के बाद देखें पिज़्ज़ा और बर्गर के बीच में और आ रहा है, यानी कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पिज़्ज़ा यूनियन बर्गर फाइंड करने हैं। अब हमने ये देखना होगा कि दोनों इवेंट्स क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं या क्या वो म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। आगे लिखा हुआ है एज्यूमिंग नन लाइक बोथ। नन लाइक बोथ का मतलब है कि कोई भी ऐसा नहीं है जिनको दोनों चीज़ें पसंद होंगी, या तो पिज़्ज़ा पसंद है या फिर बर्गर पसंद है। मीन्स के इनके इंटरसेक्शन या कॉमन स्टूडेंट्स कोई भी नहीं होंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये कौन से स्टूडेंट्स हैं, ये कौन से इवेंट्स हैं। बेसिकली ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। सबसे पहले तो हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो इनमें जो वेन डायग्राम ड्रॉ होती है ना, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता तो इनको अलग अलग इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। यहाँ है स्टूडेंट्स हु लाइक पिज़्ज़ा और यहाँ है स्टूडेंट्स हु लाइक बर्गर्स। कितने स्टूडेंट्स को पिज़्ज़ा पसंद है, 40 स्टूडेंट्स को, और कितनों को बर्गर पसंद है, 45 को। और उसके बाद यहाँ हमने लिखना होता है टोटल सैम्पल स्पेस। अब देखें टोटल सैम्पल स्पेस कितनी है 100 स्टूडेंट्स की। 100 के अंदर ये 40 और 45 भी तो अंदर ही आएंगे ना, इस सब के अंदर आएंगे। तो टोटल सैम्पल स्पेस कितनी होगी, ये 40 और 45 ये टोटल हो गए 85। इसके अलावा बाकी कितने बच्चे, वो हैं 15। इसका ये मतलब हुआ कि 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पिज़्ज़ा और बर्गर दोनों पसंद नहीं है। ठीक है, 40 ऐसे हैं जिनको सिर्फ पिज़्ज़ा पसंद है, फिर इनको बर्गर पसंद नहीं है, ये हमें यहाँ से पता चला। और 45 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ बर्गर पसंद है, इनको पिज़्ज़ा पसंद नहीं है। और 15 ऐसे हैं जिनको पिज़्ज़ा और बर्गर दोनों पसंद नहीं है। तो हमें पता है कि चूँकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हमें पता है और का फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सिंपल हमने दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है और उनको ऐड कर लेना है। अब सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करेंगे। ए क्या है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ स्टूडेंट्स who like pizza and B be the event of students who like burgers। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि नंबर ऑफ ए फाइंड करना है और टोटल सैम्पल स्पेस फाइंड करनी है। नंबर ऑफ ए यानी कि स्टूडेंट्स हु लाइक पिज़्ज़ा ये है 40 और डिवाइडेड बाय टोटल सैम्पल स्पेस, टोटल स्टूडेंट्स 100 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 4 2 5 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2/5। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि स्टूडेंट्स हु लाइक बर्गर्स ये है n ऑफ बी डिवाइडेड बाय n ऑफ एस। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 45 हु लाइक बर्गर्स और टोटल सैम्पल स्पेस 100 है। 5 9 45, 5 20 100, तो 9/20। इसके बाद इक्वेशन 1 में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ये है 2/5 और ये है 9/20।
एलसीएम सेम करने के लिए इसको नीचे और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 8/20 प्लस 9/20। अब एलसीएम ले लेंगे। दिस इज इक्वल्स टू 17/20। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक पिज़्ज़ा और बर्गर इक्वल्स टू 17/20। आज के लिए इतना काफ़ी है। होप आपको आज के लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।